नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान इकबाल और आप देख रहे हैं बिजनेस न्यूज डेली। नाज़रीन आज हम स्टॉक मार्केट्स को तो डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ हम फॉरेक्स और कमोडिटीज को भी डिस्कस करेंगे। जबकि अपने चौथे और आखिरी सेगमेंट स्पॉट में आज फाइनल पार्ट 2 प्रेजेंट करेंगे आपके सामने, जो डॉक्टर अनिल सलमान और मिस जोहरिया बासी की स्टडी है ब्लू इकोनॉमी के हवाले से। आज हम उसमें पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव शो करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से चैलेंजेस है और उनका क्या क्या सोल्यूशन वो रिकमेंड करते हैं। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। नाज़रीन आज के एसी 100 इंडेक्स के अंदर काफी वॉलेटिलिटी हमें नजर आई। हमने देखा कि इंडेक्स तो बहुत ही पॉजिटिव जा रहा था और इंट्राडे के अंदर जो हाइट उसकी नजर आई वो तकरीबन 350 पॉइंट्स के इजाफे के साथ नजर आ रही थी। लेकिन हमने देखा कि एकदम एक खबर आती है अदालत की तरफ से, जिसमें डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख, जो कि एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर हैं अबाउट फाइनेंस, उनको नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है उससे खारिज कर दिया गया कुछ टेक्निकल रीजंस की बुनियाद पर। तो हमने देखा कि उसका जो असर है वो मार्केट के ऊपर बहुत ही नेगेटिवली आया और इतना इन्फ्लुएंस उसने किया कि मार्केट सिर्फ 104 पॉइंट्स के इजाफे के साथ क्लोज हुई और मार्केट जो एक नई सतह 37,804 पर पहुंच गई। जो बुलंद तरीन सतह आज हमें नजर आई नाज़रीन वो थी 37,985, यानी कि इट वाज जस्ट अबाउट टू रीच 38,000 और इस मार्क को पहुंच जाती तो एक और साइकोलॉजिकल हम फिगर हमें मिल जाता इन हालात के दौरान। मगर उस खबर ने बहुत ही नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया। आज हमने देखा कि जो शेयर्स है उनका जो कारोबार है वो भी तकरीबन 20 मिलियन शेयर्स कम रहा और सिर्फ 257 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ। सिर्फ 96 जो स्टॉक्स हैं उनको ट्रेड किया गया, जिनमें से 49 पॉजिटिव और 45 नेगेटिव रहे। आज सीमेंट ने और ऑटोज ने नाज़रीन आगाज किया और अब दोबारा से अपनी जो पोजीशन है उसको मार्केट लीडर्स के तौर पर सामने लेकर आए। अगर हम इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स की बात करें नाज़रीन, तो आज पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर एक भौचाल सा नजर आ रहा है। हम ये देख रहे हैं, आज हम सारी इकट्ठी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि नाज़रीन एशिया के अंदर जो शंघाई है इट वाज वेरी मच पॉजिटिव और हमने देखा कि जो बाकी एशिया की है वो हमें नेगेटिव नजर आ रही हैं और हम ये देख रहे हैं कि यूरोप की जो मार्केट्स हैं वो भी मेजर जो मार्केट्स हैं वो नेगेटिव है। नाज़रीन आज एक ऐसी खबर आई है जिसने दुनिया के स्टॉक मार्केट है उसमें भौचाल बर्पा कर दिया और वो खबर यह है कि अमेरिका ने ऑर्डर पास किया है कि चाइना का जो कॉन्सुलेट ह्यूस्टन में है उसको अगले 72 घंटों के दौरान खाली करना है। नाज़रीन ये एक ऐसी खबर है जिसके बारे में एनालिस्ट को खुद नहीं समझ आ रही है कि क्या वजूहात सामने आ रही हैं। कुछ एनालिस्ट के मुताबिक वहां पे कल रात को आग लगी और वहां पर जो है उनको इवैक्यूएट करने का कहा गया है, जबकि कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि वायरस को कंटेन करना है तो इस वजह से जो कॉन्सुलेट है उसको कहा जा रहा है इवैक्यूएट करें, लेकिन फिर चाइना का कॉन्सुलेट ही क्यों? नाज़रीन इसका जो रिस्पॉन्स चाइना की तरफ से हमारे अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करने से कुछ देर पहले जो हमने रिकॉर्ड किया वो ये है कि बहुत ही सख्त रद्द अमल का मुजाहरा किया गया है और ये कहा गया है कि अगर ये ऑर्डर वापस ना लिया गया अमेरिका की तरफ से तो इसका सख्त तरीन रद्द अमल चाइना की तरफ से देखा जा सकता है। नाज़रीन हम ये देख रहे हैं कि 12:30 PM तक जो यूएस की जो मार्केट्स हैं वो तो बहुत ही पॉजिटिव चल रही है। हम ये देख रहे हैं कि पिछले 3 घंटे के दौरान मार्केट्स पॉजिटिव है। आज आगाज भी बहुत जबरदस्त किया और एनालिस्ट के मुताबिक जो अर्निंग सेशन और अर्निंग सीजन चल रहा है Q2 का उसके हौसला अफजा नताइज है जिसने ओवरशैडो कर दिया इस खबर को। नाज़रीन हम ये देख रहे हैं कि यूएस सीनो की जो एस्केलेशन है वो इतनी ज्यादा आजकल हो चुकी है, लेकिन फिर भी मार्केट्स के अंदर खासतौर अगर हम यूएस की स्टॉक मार्केट देखें तो खास असर नहीं हो रहा है और ये बहुत ही एक साइकोलॉजिकल पॉइंट आ चुका है जहां पर ब्रेक किया जा रहा है कि जितना मर्जी नेगेटिव न्यूज आ रही है यूएस की जो स्टॉक मार्केट्स हैं पिछले 3 से 4 महीने बहुत ही ज्यादा इजाफा देख रही हैं।
लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या डेवलपमेंट्स कल आती हैं। हम ये देख रहे हैं कि अगर अमेरिका की तरफ से ये जो ऑर्डर है रिवोक नहीं किया जाता, या कोई और सख्त रद्द अमल कल चाइना की तरफ से आता है, तो ये सूरत हाल बदल भी सकती है, और ये जो मंजर हमें पॉजिटिव नजर आ रही है, ये सारे नेगेटिव भी नजर आ सकते हैं। अब हम चलते हैं फॉरेक्स की तरफ। फॉरेक्स में हमने देखा कि आज पाक रुपये ने 27 पैसे के साथ अप्रिशिएट किया और 167.64 पर फाइनली क्लोज किया इंटरबैंक को। हमने देखा कि इंटरडे बहुत ही स्क्वीड हमें रेंज नजर आई, 167.7 से लेके 167.85 तक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आया, जबकि जो ओवर मार्केट है वो हमें इस रेट से ज्यादा नजर आई। हम ये देख रहे हैं कि 167.8 से लेके 168.8 तक ये रेंज रही। इसका मतलब ये है कि रेट के अंदर अभी भी जो मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जो सेंटिमेंट्स हैं वो ये है कि रेट बढ़ेगा, और ना फिर हम ये पहले ही कह रहे हैं कि जो सिचुएशन नजर आ रही है रेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इल्ला कि यहाँ पर कोई ऐसा कोई खास डेवलपमेंट आ जाए। अब जिस तरीके से पाकिस्तान को आज एक बिल्कुल एक फ्रेश लोन दिया जा रहा है, चंद तकरीबन कोई 250 करोड़ का कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है उसकी तरफ से, तो शायद हमारे रिजर्व में इजाफा हो जाए, जो रिपोर्ट कल आएगी। मगर हम ये देख रहे हैं नाज़रीन कि जो ओवरऑल जो हमें सेंटिमेंट्स भी नजर आ रहे हैं, जो सिचुएशन नजर आ रही है, रेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अपनी जो रेंज जो हमने कहा था ऐसे महीना डेढ़ महीना पहले कि 160 to 165, वो नजर नहीं आ रही रेंज। ना फिर हमने देखा कि पाउंड के अगेंस्ट इसने इंप्रूव किया, जबकि यूरो के अगेंस्ट इसने लूज किया। अगर हम इंटरनेशनल फॉरेक्स को देखें तो हम ये देख रहे हैं नाज़रीन, आज यूरो ने अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया, और जब से इनका जो यूरोपियन यूनियन का पैकेज जो है ये इसकी अनाउंसमेंट हुई है, उसके बाद ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया और ये पोजीशन जो है 1.15 तक पहुंच गई है। हम ये नाज़रीन आपके साथ ये एक छोटा सा चार्ट शेयर करते हैं जिसमें हम ये देखना आपको दिखाएंगे कि किस तरीके के साथ ये जो 19 मंथ्स का हाइट हम देख रहे हैं यूरो का अगेंस्ट यूएस डॉलर, ये पहले भी आ चुका है। लेकिन अब सिचुएशन कोविड जब से आया है, हम ये देख रहे हैं कि मार्च में आप ये देखिए मार्च में ये काफी नीचे जा चुका था, लेकिन इसने फिर अपने आप को रिकवर किया और फिर ये नीचे गया। उस वक्त हम ये बात उस वक्त भी कर रहे थे कि यूएस डॉलर स्ट्रांग रहेगा इस पैंडेमिक के दौरान, लेकिन फिर हमने देखा कि जिस जिस तरीके के साथ पैंडेमिक बढ़ता गया और उसकी जो होप्स है वैक्सीन की वो फेड अवे होती रही और सेकेंड वेव की बात होती रही, तो यूएस डॉलर जो है वो वीक होता गया। और दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं मेजरली जो फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, उनका जो रुझान था वो यूरोपियन यूनियन की करेंसी की यानी कि यूरो की तरफ आ गया और पाउंड की तरफ आ गया। अब हम ये देख रहे हैं आज जो रेट है जो फंड ने एग्री किया है उसके बाद 1.16 है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। तो नाज़रीन यूएस डॉलर जो है वो पिटता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं नाज़रीन कमोडिटीज की तरफ। कमोडिटी में सबसे पहले हम ऑयल को डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन आज अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जो है उसकी तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 7.5 मिलियन बैरल की जो इन्वेंट्री ग्लट है उसमें इजाफा हुआ है, और इससे नेगेटिव इन्फ्लुएंस के उसके साथ साथ जो यूएस और चाइना की एस्केलेशन चल रही है उसने भी ऑयल की जो प्राइस है उसको नेगेटिव इन्फ्लुएंस किया, और आज ऑयल की प्राइसेस जो कि कल 1% से ज्यादा बढ़ गई थी आज 1% से कम हो गई, और ब्रेंट जो है 320 जीएमटी तक तकरीबन 43.87 जबकि WTI 41.47 पर ट्रेड हो रहा था। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद इसकी प्राइस में थोड़ा सा इस्तेकाम आ जाए, लेकिन जो यूएस की टेंशन चल रही है ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता हुआ और नजर आएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ना फिर अब हम चलते हैं बेस मेटल्स की तरफ। बेस मेटल्स हम ये देख रहे हैं कि लंदन मेटल एक्सचेंज में जो कल हम बात कर रहे थे कि बहुत ही पॉजिटिव हमें मेटल्स की जो ट्रेड है वो नजर आएगी, और आज हमने देखा कि तमाम के तमाम मेटल्स में जबरदस्त इजाफा हुआ और निकल ने लीड किया। हम देख रहे कॉपर के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी दोबारा 6500 पर आ गए, विच इज गुड, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है जो कि हमें थोड़ा सा मेंटेन होता हुआ नजर आ रहा है।
बहरहाल अब हम चलते हैं शंघाई मेटल एक्सचेंज की तरफ, जहां पर हमने देखा कि आज बहुत ही पॉजिटिव बेस मेटल्स की कॉन्ट्रैक्ट्स में इजाफा देखा गया। हमने देखा कि आज जिंक ने जो है वो लीड किया 1.15% इजाफे के साथ, जबकि कॉपर ने और एल्यूमिनियम ने उसको जबरदस्त तरीके के साथ फॉलो किया। ना फिर कॉपर के बारे में एक स्टडी जो है मैं आज पढ़ रहा था, जिसके मुताबिक दुनिया की जो कॉपर की प्रोडक्शन है उसमें 35% जो हिस्सा है वो स्क्रैप का है, और स्क्रैप मेजरली यूरोप और अमेरिका से आता है, और उसका जो मेजर बायर है वो नाज़रीन चाइना है। अब जो एस्केलेशन हमें नजर आ रही है, टेंशन नजर आ रही है यूएस की जो रिलेशनशिप्स की, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद सप्लाई डिसरप्शन आ सकता है, क्योंकि अगर इंपोर्ट बंद हो गई, इंपोर्ट कम हो गई, ये प्राइसेस शूट कर जाएंगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम ये देख रहे हैं नाजरीन के बेस मेटल जो है वो बहुत ही बुलिश चल रही है। फिच की रिपोर्ट जो है उसने कहा कि अगले 6 से 9 महीने के दौरान जो बेस मेटल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा बुलिश रहेंगी। ना फिर अब हम चलते हैं प्रीशियस मेटल्स की तरफ, जहां पे गोल्ड ने अपनी जबरदस्त रैली को बरकरार रखा हुआ है और स्पॉट प्राइसेस में आज तकरीबन $20 का इजाफा देखा गया, और ये शायद ज्यादा हो जाए जब हम अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के बाद आज यूएस की मार्केट्स को क्लोज करेंगे। हम ये देख रहे नाज़रीन आज स्पॉट जो है वो $1861 पर आउंस रहा, और ये 9 साल की सतह को क्रॉस करता हुआ आगे चला गया है। आज सिल्वर ने जबरदस्त तेजी देखी और आज सिल्वर जो है वो 6 साल के पीक पर पहुंच गया है, यानी कि 22.37, यानी कि $1 इजाफे के साथ। ये बहुत ही बुलिश खबरें। हम ये देख रहे हैं कि नाज़रीन जिस तरीके से यूएस डॉलर एज ए करेंसी डिबेस होता हुआ नजर आ रहा है, और यूएस की स्टिमुलस की जो होप्स हैं वो बढ़ गई है, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद इस मंथ एंड तक जो यूएस का स्टिमुलस आएगा, गोल्ड की जो फ्यूचर्स हैं उसमें और इजाफा हो सकता है। अगर हम पाकिस्तान में बात करें नाज़रीन, आज पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा कीमत हो गई सोने की, और हम ये देख रहे हैं कि 1,15,000 यानी कि 1,16,000 के करीब पर तोला हो चुकी है 24 कैरेट, जबकि सिल्वर जो है 1415 रुपए पर तोला हो चुकी है। नाज़रीन अब हम चलते हैं पेट्रोकेमिकल्स की तरफ। पेट्रोकेमिकल्स में आज हमें ज्यादा ऑफर्स नजर नहीं आई। हमने देखा कि अगर पाकिस्तान पेट्रोकेमिकल्स की बात की जाए और उसके फीड स्टॉक की बात की जाए सबसे पहले, तो हमने देखा कि कल नैफ्ता की प्राइस में तकरीबन $15 का इजाफा हुआ। नैफ्ता की प्राइस जो है वो $399 पर मेट्रिक टन हो गई। प्रोपीन भी हाई हो गई है सीएफएल फार ईस्ट एशिया के अंदर। हमने देखा नाज़रीन की जो पॉलीप्रोपीन की ऑफर्स पाकिस्तान को की गई है, जो कि बहुत ही स्केर्स हैं, कम है। इंजेक्शन जो है $50 के इजाफे के साथ $1,000 पर मेट्रिक टन, जबकि कोपॉलीमर जो है वो 1,050, वो भी $50 पर मेट्रिक टन के इजाफे के साथ ऑफर किया गया है। नाज़रीन क्योंकि अब मुसलमान ममालिक जो है वो ईद उल अजहा को ऑब्जर्व करेंगे, तो पाकिस्तान में तो डिमांड मेजरली म्यूट हो चुकी है, और हम ये एक्सपेक्ट, और जो पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगस्त के ऑफर्स क्या आएंगी, जबकि जो स्पॉट ऑफर्स हैं वो बहुत ही कम है आजकल। हम ये नाज़रीन ट्रैक करेंगे, मॉनिटर भी करेंगे। हो सकता है कि कल हमें पॉली एथिलीन जो है उसकी जो ऑफर्स हैं वो भी नजर आए, हम आपके साथ इंशाल्लाह प्रेजेंट करेंगे। नाज़रीन अब हम चलते हैं अपने आखिरी सेगमेंट स्वॉट में, जहां पर हम पाकिस्तान की जो ब्लू इकोनॉमी है उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। पहले हम आपको बता दें कि कल हमने पार्ट 1 में क्या डिस्कस किया, उसका जायजा यह है कि ब्लू ग्रोथ जो है उसके बारे में डिस्कस किया गया। ब्लू ग्रोथ जो है ना फिर उसके 3 पार्टिकल्स हैं, जो 3 एलिमेंट्स हैं, उसमें है कि लो एनवायरमेंटल कॉस्ट हो, मोर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो और सस्टेनेबिलिटी हो। ना सिर्फ सस्टेनेबिलिटी के बारे में तो हम आज मजीद डिस्कस करते हैं। हमने कल आपके साथ स्टैट शेयर किए पाकिस्तान की, जिसमें जो पाकिस्तान की कोस्टल लाइन है वो 1,050 किलोमीटर, जबकि एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक जोन है नाज़रीन। और पाकिस्तान जो है नाज़रीन अगर हम बात करें तो जो इसकी जो कोस्टल एरिया है वो 5 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। 3 हिस्से सिंध में है, 2 हिस्से बलूचिस्तान में है। जो हिस्से सिंध में है वो है कराची, ठट्टा और रन ऑफ कच्छ,
جبکہ بلوچستان میں لفبیلا اور گوادر ہیں. معذرت. ناظرین، جن ایریا سے پاکستان جو ہے ابھی بھی ڈیل کر رہا ہے اور پاکستان کی بلو اکانومی کا ایٹ پریزنٹ حصہ ہے، اس میں شپنگ ہے، پورٹس ہیں، سی فیئرنگ ہے، فشنگ ہے، ایکوا کلچر ہے، شپ بریکنگ ہے اور کوسٹل ٹوریزم ہے. ناظرین، شپ بریکنگ میں پاکستان کبھی دنیا میں ٹاپ کیا کرتا تھا، لیکن اس وقت پاکستان ٹاپ 5 میں ہے اور اس وقت جو لیڈ کر رہا ہے وہ بنگلہ دیش کر رہا ہے. اس کے علاوہ ناظرین، جو رپورٹ ہے وہ ڈسکس کرتی ہے کہ پاکستان از اے ممبر آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کا ہے، اور گول 14 جو ہے وہ یہ کہتا ہے اٹ از اباؤٹ دی کنزرویشن اینڈ دی سسٹینیبلٹی آف دی یوز آف دی اوشن ریسورسز. اور پاکستان آلریڈی اس کو ایکنالج کرتا ہے اور اپنے اس گورنمنٹ نے، خاص طور پہ خان صاحب کی گورنمنٹ نے، اس کو ویژن 2025 کا حصہ بھی بنایا ہے. اس کے علاوہ 2018 میں علی زیدی صاحب جو کہ میری ٹائم افیئرز کے منسٹر ہیں، انہوں نے ایک ڈاکٹرائن جو ہے وہ پریزنٹ کیا کہ جو ہائی لائٹ کرتا ہے the need for the awareness against the sea blindness. ناظرین، ہمارے جو سی فیئر جو ہیں وہ اکثر معلوم نہیں ہوتا کہ انہیں سی بلائنڈنس کی وجہ سے وہ اکثر گرفتار بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ ایشو اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ کچھ انڈین اوشن سے آ جاتے ہیں فشرمین اور پاکستان کے ادھر چلے جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس کے حوالے سے اویئرنیس کا ایک پروگرام ڈاکٹرین سٹارٹ کیا گیا. ناظرین، اگر ہم اوور آل بلو اکانومی کی بات کریں جو کہ پیپر پریزنٹ کرتا ہے، اٹ سیز دیٹ اٹ ول پرووائڈ ہیومنگس جاب اپرچونٹیز اینڈ the much needed economic growth, but we must need to fully utilize the potential resources. ناظرین، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اس کو فلی یوٹیلائز کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ڈفرینٹ چیلنجز بھی ہیں. ناظرین، اگر ہم بات کریں ایک چیلنجز کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے، لیکن ایک اگر ہم اوور آل بات کریں پاکستان کی، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، پاکستان بھی اس سے شدید ترین متاثر ہے. اور پاکستان کا جو اینول ٹیمپریچر ہے وہ 3 سے 5 ڈگری سیلسیس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے جو گلیشیئرز ہیں وہ پگھل رہے ہیں، اور گلیشیئرز کے پگھلنے سے فلڈز آ رہے ہیں، اور بہت سا پانی ہمارا سمندر کی نظر ہو رہا ہے، اور جس سے ہمارا جو سی لیول ہے وہ بڑھ رہا ہے. واٹر لیول بڑھنے کی وجہ سے ناظرین کیا ہوتا ہے کہ پھر طوفان آتے ہیں، اور جو کوسٹل ایریا سے جو ریلیٹڈ اکانومی ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. تو یہ چین ری ایکشن ہے. پاکستان اس لیے گرین اکانومی میں بلیو کرتا ہے، اور اب ہم بلو اکانومی کی بات کر رہے ہیں. اگر گرین اور بلو اکانومی دونوں ایمرج ہو رہے ہیں تو ناظرین یہ پاکستان کے بیٹر فیوچر کے لیے ہے، اور ہمیں بھرپور اس کا ساتھ دینا چاہیے. ناظرین، پیپر ڈسکس کرتا ہے کی چیلنجز. اگر ہم کی چیلنجز کی بات کریں تو ناظرین پیپر ڈسکس کرتا ہے کہ ایک ڈراسٹک شفٹ، ایک ڈراماٹک شفٹ جو ہے ٹورڈز دی سسٹینیبلٹی یہ چاہیے. ناظرین، سسٹینیبلٹی پاکستان اور ایمرجنگ اکانومیز کا ایک بہت ہی بڑا حصہ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جیسے ممالک کے اندر سسٹینیبلٹی کو ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا. ہمارے بزنسز میں بھی سسٹینیبلٹی کا کانسیپٹ موجود ہی نہیں ہے. بہرحال ہمیں چاہیے اس کو کہ ہم سسٹینیبلٹی لے کر آئیں. اور اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا چیلنج ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ اس کا اکوپمنٹ بہت مہنگا ہے. مہنگا کیوں نہ ہو؟ کیونکہ پاکستان میں تو پروڈیوس نہیں ہوتا. دوسرا ناظرین، یہ اکانومی جو ہے اس کا یہ کانسیپٹ ہی نیا ہے، اور جب کوئی کانسیپٹ نیا ہوتا ہے تو ہمیشہ ایکسپینسو ہوتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین پیپر ڈسکس کرتا ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو چیلنج، یہ پیپر کیونکہ پینڈیمک سے پہلے لکھا گیا ہے اور پہلے ہی یہ پبلش ہو چکا ہے، تو یہ جو چیپ پبلک لونز کی بات اور سبسڈیز کی جا رہی ہے اس وقت لحاظ سے بالکل ٹھیک تھا. آج جو اگر ریسورسز کی بات کی جائے اور
रिसोर्स अवेलेबिलिटी की बात की जो, और अगर क्रेडिट अवेलेबिलिटी की बात की तो जनाब आज क्रेडिट जो है वो बहुत ही सस्ता अवेलेबल है, और ये एक जो चैलेंज है ये इट्स काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी नाउ। इंगेजमेंट की जरूरत है नाज़रीन, इंगेजमेंट की पॉलिसी को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे तकरीबन थोड़ी सी देर के बाद। प्राइवेट सेक्टर को अवेयरनेस देने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसको इंगेज करने की भी जरूरत है। उसके अलावा नाज़रीन फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं कि कितनी बड़ी इकोनॉमी है, इसका साइज क्या है अभी तक कैलकुलेट नहीं हो सका, और इसके जो रिस्क है वो भी कैलकुलेट नहीं हो सके, लेकिन कुछ रिस्क तो नाज़रीन मौजूद है। हमने सस्टेनेबिलिटी मॉडल की तरफ नहीं गए तो पाकिस्तान जो है वो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री की टॉप स्लॉट को छोड़ चुका है, टॉप पोजीशन को छोड़ चुका है, टॉप स्लॉट में मौजूद है लेकिन टॉप पोजीशन को छोड़ चुका है। बांग्लादेश नंबर 1 है। नाज़रीन इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क जो वो भी नजर नहीं आ रहा। मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन शायद एक साल के अंदर इसके अंदर बहुत सी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। पेपर डिस्कस करता है मुख्तलिफ ममालिक से जो लेसन लर्न किए गए हैं। हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया ने नाज़रीन अपने जो रीजनल प्लेयर्स है उनको इंगेज किया, एक ऐसा सेंटर, एक थॉट प्रोसेस के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जहां पर रिसर्च होती है, और वो डिस्कस करते हैं कि कैसे ब्लू इकोनॉमी को अपनी मेजर इकोनॉमी का हिस्सा बनाया जाए, और किस तरीके के साथ ये मेजर हिस्से प्ले करने के साथ साथ डॉलर वैल्यू को भी क्रिएट करे। मॉरिशस जो है नाज़रीन ये भी एक छोटा सा जजीरा, लेकिन ये डिपेंड करता है आबी हयात पर, फूड के हवाले से ये बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है। बांग्लादेश है नाज़रीन ये भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और ये दोनों ममालिक की जो है ये परसू कर रहे हैं, और दे आर वेरी मच इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। जो चाइना जो इंडिया ने एक इंस्टीट्यूट बनाया है, वहां पर रिसर्च इनकी शेयर होती है, वहां पे इनका डेटा शेयर होता है, वहां पे जो डेवलपमेंट्स हैं वो डिस्कस होती हैं, वहां पर चैलेंजेस शेयर होते हैं, डिस्कस होते हैं, और जो विजन है वो रिन्यू होता है और विजन को ब्रॉड किया जाता है। नाज़रीन जो सोल्यूशन सजेस्ट किया जा रहा है इस पेपर में वो है कि सब रीजनल अप्रोच, इट्स काइंड ऑफ नाज़रीन जो इंडिया की अप्रोच है, बांग्लादेश की अप्रोच है, उसकी बात की जा रही है, जिसमें मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस, एक और मुल्क है बांग्लादेश, इनकी जो रिसर्च है उससे फायदा उठाया जाए। क्योंकि अगर हम इफ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द रीइन्वेंटिंग द व्हील अगेन, तो नाज़रीन बात सिर्फ ये है कि उससे करने से फायदा नहीं होगा। जो अगर हम इस इंस्टीट्यूट को हम आप उसका मेंबर बन जाते हैं तो हमें जो रिसर्च पहले हो चुकी है वो हम हासिल कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा चांस है कि हम उस रिसर्च से फायदा उठाएं। सो नाज़रीन हमने आपके साथ इसका जो फाइनल पार्ट है वो डिस्कस किया बहुत ही ब्रीफली तरीके के साथ। अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो नाज़रीन पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ब्लू इकोनॉमी पाकिस्तान की मेजर इकोनॉमी का हिस्सा बन जाती है, चाहे ये जिस तरीके के साथ इस वक्त टेक्नोलॉजी और टैग प्रोडक्ट्स हमें 1 से 2% हमारी इकोनॉमी का हिस्सा बनती जा रही है, लेकिन दे आर प्रोड्यूसिंग बिलियंस ऑफ रुपीज फॉर अस एनुअली। अगर ऐसा भी हो जाए तो नाज़रीन पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट, हमारा जो बजट डेफिसिट है वो भी इंप्रूव कर जाएगा। सो इट्स काइंड ऑफ अ नीड ऑफ द टाइम, और अगर गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो दे रही है तो मुझे यकीन है कि विजन 2025 तक हम बहुत ज्यादा मेच्योर हो चुके होंगे, और शायद अगर 1-2 साल तक पॉलिसी आ जाती है और उसकी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है और उसका जो बेसिक फ्रेमवर्क स्टार्ट हो जाता है उसका, तो तो ये बहुत ही बेहतर होगा हमारी इकोनॉमी की खातिर। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह कल दोबारा हम आपके साथ नए डेटा, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान एहसान इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।